वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिटी प्लेटफॉर्म। मैं हूं एज अहमद और आज हम पढ़ेंगे फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। यानी कि अब हमें क्या देखना है कि 16th सेंचुरी में ऐसा क्या हुआ था, यानी कि 17th सेंचुरी 18th सेंचुरी में 16th सेंचुरी से जो यहां से ट्रेड स्टार्ट हुआ था, क्या ऐसा हुआ था। मैंने आपको बताया था कि औरंगजेब का जो रूल था वो डिक्लाइन होता जा रहा था। जब औरंगजेब का रूल डिक्लाइन होता जा रहा था, क्या वजह थी उनके, वो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, चैप्टर नंबर 10 जो हमने क्लास 6 की हिस्ट्री में पढ़ा था, ठीक है ना। तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि इमर्ज ऑफ न्यू स्टेट्स क्रिएट हुए थे। वहां पे हैदराबाद, अवध, बंगाल क्रिएट हुआ था और इसके अलावा बहुत सारे राजपूत किंगडम्स क्रिएट हुए थे, मराठास किंगडम्स क्रिएट हुए थे, ठीक है ना। सिक्स का अलग हुआ था, ठीक है ना। तो वो सारा कुछ जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, मैंने आपको बताया था कि कैसा औरंगजेब का जो रूल था वो डिक्लाइन होता गया चलता गया। उसके बैक की रीजंस भी मैंने आपको बताए थे कि क्या रीजंस थे। आज इस लेक्चर में हम देखेंगे कुछ इसी के बारे में। फिर मैंने आपको दो पार्ट्स में वहां पर डिवाइड किया था। एक मैंने बताया था कि औरंगजेब के बारे में, दूसरे मैंने बताया था यहां से 18th सेंचुरी पॉलिटिकल फॉर्मेशन की बात जब कर रहे थे, मैंने आपको डिवाइड किया था दो हिस्सों में। एक हिस्सा मैंने बताया था औरंगजेब की डेथ होती है, ठीक है ना, बटला पानीपत होती है, थर्ड बटला पानीपत, डेथ होती है औरंगजेब की। दूसरी हमने यहां से ही बात की थी कि जो 18th सेंचुरी में जो यहाँ पे जो टेरिटरी थी, जो ईस्ट इंडियन कंपनी थी, उनका इन्फ्लुएंस यहाँ पे बढ़ता जा रहा था। कहां पर? इंडिया। तो वो पोर्शन हमने पढ़ा था कि जब डेथ हुई थी औरंगजेब की, यानी कि फॉर एग्जांपल हमने बताया था कि औरंगजेब जब रूल कर रहा था तो उसके पास उसके दक्कन साइड से वो वार लड़ रहा था, उसे उसकी रिसोर्स बहुत वहां पर देनी पड़ी। और वो कहानी हमने पढ़ी थी कि क्या वजह थी औरंगजेब का जो रूल था वो डिक्लाइन हो रहा था, क्योंकि नवाबस आपस में ईरानियस और तुरानियस में डिवाइड हुए थे। तो ये सारा कुछ जो थे एसोसिएशन हुए थे, यानी कि ब्लाइंड किया गया था रूलर्स को, मगर रूलर्स को, ठीक है ना। तो मराठास किंगडम वजूद में आए थे, अवध किंगडम वजूद में आया था, ठीक है ना। राजपूत किंगडम वजूद में आया था, सिख है ना, खालसा राज करेगा, खालसा। वो अलग कहानी हमें पढ़ी थी। और इसके अलावा हमने दूसरे साइड से बताया था कि 18th सेंचुरी ईस्ट इंडियन कंपनी आई थी। ईस्ट इंडियन कंपनी आई थी यानी कि अंग्रेज यहाँ पे आए थे, यानी अंग्रेज यहाँ पे आए थे। ये कहानी हमें यहाँ पे देखनी है। देखो मसला क्या होता है, ब्रिटिश कंट्रोल के बारे में हमने बात करनी है कि ब्रिटिश का कंट्रोल कैसे हुआ, किस पे? इस इंडिया पे। ब्रिटिश का कंट्रोल कैसे इंडिया पे होता है। 1707 में जब डेथ होती है किसकी? औरंगजेब। 1707 में औरंगजेब की डेथ होती है। और जब औरंगजेब की डेथ होती है, यहां तो एक रीजनल किंगडम्स वजूद में आते हैं, जो मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। जब 10 की हम बात करेंगे, एक तो रीजनल किंगडम्स आ जाते हैं वजूद में, जैसे मराठास का अलग था, राजपूत का अलग था, सिख्स का अलग था, वो हमने अलग सा पढ़ा था। इसके अलावा राजपूत, ठीक है। इसके अलावा कुछ ऐसी भी थी जैसे हैदराबाद, जैसे बंगाल, जैसे अवध। इसमें तो थोड़ी थोड़ी से इसी मुगल किंगडम का चल रहा था, लेकिन वो इनको नहीं मानते थे, वो अलग बात है। लेकिन कभी थोड़ा थोड़ा कनेक्शन चल रहा था, लेकिन राजपूत में नहीं चल रहा था। मराठास एक अलग से किंगडम से, अलग से वो लड़ाई लड़ रहे थे, ठीक है ना, वो हमने पढ़ा था। और दूसरे साइड से मैंने आपको बताया था ईस्ट इंडियन कंपनी, यानी ईस्ट इंडियन कंपनी का इन्फ्लुएंस यहाँ पे इंक्रीज हो रहा था। और स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी जो थी, जो स्मॉल ट्रेड करने के वास्ते यहाँ से आई थी, और इसने कहां से कंकर किया इंडिया को, और कैसे इसने रूल करना स्टार्ट कर दिया, किसमें? इंडिया में कैसे इसने रूल करना स्टार्ट कर दिया था। ये कहानी हमें पढ़नी, ये कहानी हमें आज हम देखेंगे। इतना कुछ हम देखेंगे, इतना कुछ इस लेक्चर में, कि कैसी ये ईस्ट इंडियन कंपनी यहां पे आई और कैसे स्टिल हो गई, स्टिल होने के बहाने कैसे इन्होंने यहां पे रूल करने का सोचा। इतना ही हम कहेंगे। और फिर हम देखेंगे कि कैसे रॉबर्ट क्लू जो है, इसने जब रूल करना स्टार्ट किया, और फिर कैसे इसने अपने जो रूल था, जो इसका किंगडम था, उसे कैसे वो
एक्सटेंड कर दिया और कैसे कश्मीर तक जा पहुंचा, तो वो हम आगे लेक्चर्स में पढ़ेंगे। और फिर हम देखेंगे कि कौन कौन से लॉ उन्होंने बनाए, फिर हम इसी चैप्टर में देखेंगे, आगे आगे चैप्टर्स में भी देखेंगे ना कैसे फिर मूवमेंट स्टार्ट होते हैं। वो भी हम क्लास 8th की लेक्चर चैप्टर मतलब क्लास 8th में ही पढ़ेंगे। दैट मीन्स कि हम यहाँ पे देखेंगे कि मॉडर्न पीरियड हम देखेंगे, यानी कि ब्रिटिश पीरियड हम देखेंगे। तो ईस्ट इंडियन कंपनी कम मज फ्रॉम ईस्ट, देखो ईस्ट साइड से ईस्ट इंडियन कंपनी आती है। पहले क्या होता है 1600 की अगर हम बात करेंगे, 1665 मैंने आपको बताया था उस टाइम, तो औरंगजेब का टाइम में ये यहाँ पे आए थे राइट टू ट्रेड इन ईस्ट, यानी कि इनको एक राइट मिल गया था, इनको हक मिल गया था कि ये ट्रेड कर सकते हैं। ट्रेड के बहाने से आए थे ये कि ये लोग यहाँ पे ट्रेड करेंगे। रॉयल कैरेक्टर, इनकी यूरोपियन कंट्री जो है यहाँ पे क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट थी, तो उसके द्वारा यहाँ पे क्या की गई थी, एंट्री की गई थी ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज को इंडिया में दाखिल होने को का इजाजत दिया गया था, यानी कि वो यहाँ पे ट्रेड कर सकते थे, वो यहाँ पे क्या कर सकते थे, ट्रेड कर सकते थे, ये उनको यहाँ पे इजाजत मिली। अब क्या हुआ, अब यहाँ पे तो एक ही नहीं आएगा, ईस्ट इंडियन कंपनी तो आई, लेकिन यहाँ पे पोर्तुगीज भी आए 1448 में इन्होंने अपना जो है फर्स्ट 1448 पर है, बस आप चेक करना बुक पे शायद रिटर्न है शायद, तो 1448 तो इन्होंने मैप ऑफ इंडिया बनाया था। और डच भी आने लगे थे, इंग्लिश भी आने लगे थे, फ्रेंच भी आने लगे थे। अब रीड टू एलिमिनेट रिवील्स, अब देखो अगर यहाँ पे इंग्लिश ने रूल किया, यहाँ पे किसने किया, इंग्लिश ने यहाँ पे रूल किया, किसने किया, इंग्लिश ने यहाँ पे रूल किया। अब ये भी आ रहे हैं, ये भी आ रहे हैं, ये भी आ रहे हैं। अब क्या करना है, इन रिवेल्स को, प्रोस्टिक्यूस को, इन डच वालों को, इन फ्रेंच वालों को, इनको क्या करना है, इनको खत्म तो करना है, तभी ये रूल कर पाएंगे। अब रूल की बात करेंगे, रूल की बात छोड़ो, अब ये इंडिया में आ रहे हैं, अपना ट्रेड बढ़ा रहे हैं। अब इनका ट्रेड कब बढ़ेगा, जब यही लोग ट्रेड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मार्केट में किसी चीज की शॉर्टेज है, जैसे हम इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे आगे, गुड्स की शॉर्टेज है, तो प्राइस इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा। अब बताओ, जब मार्केट में किसी चीज की शॉर्टेज है, प्राइस इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, प्राइस इंक्रीज होगा। अगर वैल्यू कोई चीज ऐसा है जो हर एक जगह पर दस्तयाब है, हर एक जगह पे मिलता है, हर एक शॉप में मिलता है, तो इसकी जो वैल्यू है वो कम होगा, इसका जो प्राइस होगा वो कम होगा। और ऐसे ही क्या है, इनको खत्म करना है, इनको खत्म करना है, इनको खत्म करना है, इनको खत्म करना है, ये आपस में लड़ेंगे ना। हाउ रिबेल्स एलिमिनेटेड, अब कैसे ये खत्म हो जाएंगे, अब कैसे ये खत्म हो जाएंगे, इनके लिए कुछ सोचना है। ये क्या कर रहे थे, सेंक ईच अदर शिप्स, अब ये क्या कर रहे थे, एक दूसरे की शिप्स को डुबा रहे थे, ठीक है ना। एक जगह पे इनकी डच वालों की शिप देखी, इंग्लिश वाले आए यहाँ पे इनकी डुबा दी। अब इंग्लिश वालों की देखी, प्रोस्टिट्यूट्स वाले आए, यहाँ पे आपस में इनको क्या नहीं बन रही थी, और ये एक दूसरे की क्या कर रहे थे, शिप्स को डुबा रहे थे। और इसके अलावा जो है ना, प्रिवेंटेड सप्लाई ऑफ गुड्स, और प्रिवेंट कर रहे थे। अब ये अपने गुड्स को प्रिवेंट कर रहे थे, ये अपने गुड्स को प्रिवेंट कर रहे थे, अपने गुड्स को, एक तो दूसरे शिप्स को नुकसान पहुंचा रहे थे और खुद के बचा भी रहे थे। अब ऐसा नहीं है ना कि यहाँ पे नुकसान करने चले गए, यहाँ पे कोई और आएगा इन पे हमला करेगा, ये भी तो पॉसिबल। अब इनको खुद के गुड्स को बचाने भी है, और इसके अलावा फोर्टिफिकेशन कर रहे थे, इसके अलावा फोर्टिफिकेशन कर रहे थे। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो लोग कर रहे थे, ये इनको अपने खुद को बचाने के लिए और दूसरों को एलिमिनेट करने के लिए ये फोर्टिफिकेशन कर रहे थे, ये प्रिवेंटेड सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे थे, और ईच अदर सिंक जो है, इनका जो शिप होता था वो डुबा रहे थे। अब देखो ईस्ट इंडियन कंपनी जो है, ये बंगाल में शिफ्ट कैसे हुई, बंगाल में इन्होंने कैसे शिफ्ट किया, यानी कि कैसे ये वहां पे रहने लगे। 1651 में फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री यहाँ पे आई, हुगली रिवर के इर्द गिर्द, ठीक है ना, हुगली रिवर के पास
फैक्ट्री आई, तो आपको पता है कि अगर कहीं पे भी फैक्ट्री लगानी है तो वहां पे फैसिलिटी होनी चाहिए, वहां पे पावर होना चाहिए, वहां पे वाटर होना चाहिए, वहां पे ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, वहां पे अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल होना चाहिए। और जब ये यहाँ पे आए तो इनको क्या, यहाँ पे जब इंग्लिश आए थे, ये आ रहे थे, तो फिर इन्होंने क्या किया, ट्रेड को एक्सपेंड किया, ट्रेड को एक्सपेंड किया। अभी क्या कर रहे थे, ये वो लैंड देख रहे थे, ये वो लैंड देख रहे थे जहां पे ये कल्टीवेट कर सके, कॉटन को कल्टीवेट कर सकते, वो चीजें कल्टीवेट कर सके जिनका वो वहां पे सेल कर सके। अब दो चीजें थी, एक तो यहाँ पे जो ये चीज लेंगे यानी कि जो बाय करेंगे, ठीक है ना, वो कम दामों में उनको मिले, और जो वहां पे सेल करेंगे वहां पे हायर दामों में वो सेल करें, तभी तो इनका बेनिफिट है। अगर ये यहाँ पे हायर बाय करेंगे हायर ये पैसों में, और वहां पे जो सोल्ड करेंगे लो पैसों में, तो उनको घाटा आ जाएगा। लेकिन अब ये क्या कर रहे थे, वो जमीन देख रहे थे, ऐसे जमीन उनको कहां पे मिलेगी, जहां पे ये वो अपने कब्जे में लेंगे, जहां पे वो कल्टीवेट करेंगे, जूट को कल्टीवेट करेंगे, कॉटन को कल्टीवेट करेंगे, ठीक है ना, उस तरीके के जो उनको वहां पे जरूरत पड़ती थी, ठीक है ना। अब क्या होता है, 1696 से जब इन्होंने अपने ट्रेड को एक्सपेंड किया, अब इन्होंने फोर्टिफिकेशन स्टार्ट की, अब इन्होंने इर्द गिर्द फोर्टिफिकेशन स्टार्ट की, अब इसको बांधना इन्होंने स्टार्ट किया, एक कवरेज इन्होंने स्टार्ट किया। अब क्या हुआ, अब ब्राइब्ड मुगल ऑफिसर्स, अब 1698 से एक और जुगाड़ स्टार्ट हुआ, अब इन्होंने घूस देना स्टार्ट कर दिया, रिश्वत देनी स्टार्ट कर दी, किनको, इन मुगल ऑफिसर्स को, और 3 विलेजेस अपने अंडर किए, और जिसमें एक कलकत्ता यानी कोलकाता या कोलकाता या कोलकाता आप बोल सकते हैं, कलकत्ता अपने अंडर लिया। 3 विलेज कहां से, मुगल ऑफिशियल से बाय ब्राइड, यानी कि इन्होंने घूस देके, रिश्वत देके अपने अंडर कब्जे में लिया। और औरंगजेब ने क्या किया, इनको राइट टू फ्री ट्रेड दिया, बताया चलो कोई नहीं, आप आ जाओ ट्रेड करो, फ्री ट्रेड, आप पे कोई टैक्स ही नहीं लगेगा, आप पे कोई पाबंदी नहीं लगी। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने तिजारत के लिए, खुद के लिए भी किया, इन्होंने मिसयूज किया, इसको ऑफिसर्स ने मिसयूज किया, इनको कहा गया था कि आपको ट्रेड करने के लिए दिया, लेकिन इन्होंने अपने बेनिफिट के लिए भी इस चीज को क्या किया, इस चीज को यूज किया। तो ये थी यहां तक कहानी कि ब्रिटिश यहां पे सेटल हो रहे हैं, 1600 में ये आ रहे हैं। अब यूरोपियन कंट्रीज को यहां से धका रहे हैं, इंग्लिश कंपनी, यहाँ पे ईस्ट इंडियन कंपनी बंगाल में अब अडॉप्ट हो रहे हैं, अब फोर्टिफिकेशन हो रही, ये फोर्टिफिकेशन स्टार्ट हुए, अब ट्रेड स्टार्ट हुए। अब हम देखेंगे ये ट्रेड जो है, ये बैटल्स कैसे कन्वर्ट हुए, ये बैटल्स में कैसे चले गए। अभी तो ट्रेड चल रहा है 1698 में 1700 तक एक अच्छा सा ट्रेड चल रहा है। औरंगजेब के द्वारा एक पावरफुल रूलर था, और इसने पूरे इंडिया पे रूल किया था, है ना, उस टाइम के इंडिया पे इसने रूल किया था, इतना पावरफुल रूलर था। और यही मुगल किंगडम है, उसका पावरफुल रूलर, लास्ट रूल माना जाता है भी। और फिर जब ये खत्म होता है, यहाँ से औरंगजेब की जब डेथ होने वाली थी, डेथ हो रही है, और यहाँ पे जो ट्रेड है ये बैटल्स में कैसे कन्वर्ट हो रहा है, अब देखेंगे। देखो यहाँ पे क्या होता है, रिफ्यूज कंपनी कंसेशन, और इसके अलावा डिमांडेड हाई ट्रिब्यूटीज, ड्रेन राइट टू मिंट कॉइन्स। अब क्या होता है, औरंगजेब तो चला गया, औरंगजेब जो है उसकी डेथ होगी, ठीक है ना। उसके अलावा फिर क्या आया, ठीक है ना, फिर कुल्ली आया, मुर्शिद कुली आया, यानी अलवदी खान, इसके बाद अलवदी खान, यानी कि मुर्शिद कुली जो अलवदी खान था, ये भी एक पावरफुल रूलर था। ये भी क्या था, ये भी पावरफुल क्या मतलब, टू सम एक्सटेंट ये कह सकते हैं, ये भी जो दो नवाब थे, ये इनको नहीं मानते थे, ये रिफ्यूज करते थे कंपनी कंसेशन जो औरंगजेब के द्वारा किया गया था, इसको ये रिफ्यूज करते थे। ये इनको हाई ट्रिब्यूट्स मांगते थे, ये इनको टैक्स मांगना स्टार्ट कर देते थे। ये उनको बोलते हैं ब्रिटिशर्स को, हमें टैक्स दो अगर आपको यहाँ पर ट्रेड करनी है। इसके अलावा क्या, ड्रेन ट्राई टू मैनेज कॉइन्स, जो इन्होंने मैनेज कॉइन जो है इनको खत्म किया, ये
नहीं बनाने आपको। और स्टॉप उस फोर्टिफिकेशन, और जो ये फोर्टिफिकेशन 16 इन्होंने 1696 से फोर्टिफिकेशन स्टार्ट की थी, इस 1696 से जो फोर्टिफिकेशन स्टार्ट की थी इसको क्या किया गया था, स्टॉप किया गया था। और कंपनी अंडरएस्टिमेट द अथॉरिटी ऑफ द नवाब्स, और ये कंप्लेन कर रहे थे कि ये नवाब्स के द्वारा जो लॉ है, नवाब्स के द्वारा जो कानून है, इनको नहीं मान रहे हैं। ये थी जो नवाब्स कह रहे थे, ये थी जो नोबल्स कह रहे थे। अब इसके अपोजिट में अगर हम देखेंगे, इसके अपोजिट में कंपनी क्या कह रही थी, और कंपनी क्या कह रही थी, कंपनी बोल रही थी कि अनजस्ट डिमांड्स ऑफ ऑफिशियल, ये अनजस्ट हमें कर रहे हैं, ये जस्ट नहीं है, ये जस्ट नहीं है, ये अनजस्ट है, ये अनजस्ट हैं जो ये बोल रहे हैं। इसके अलावा ट्रेड फ्लोरिश, अगर हमें ट्रेड को फ्लोरिश करना है, अगर हमें ट्रेड को बढ़ाना है, अगर हमें ट्रेड को इंडिया तक पहुंचाना है, तो इसके लिए फ्री ट्रेड होना चाहिए, और फ्री ट्रेड के बगैर ये चीजें पॉसिबल नहीं है, ये चीजें पॉसिबल नहीं है। इन लॉर्ड सेटलमेंट बाय विलेज, अगर हमें ट्रेड को बढ़ाना है, हमें क्या ज्यादा से ज्यादा जो है विलेजेस को अपने अंडर करना है, और रिबुल्ड फोर्ट, हमें फोर्टिफिकेशन करनी है, हमें फोर्टिफिकेशन करनी है। ये थी कंपनी की डिमांड, ये थी ट्रेडर्स की डिमांड। अब जो ऐसा कुछ हो रहा है, अब यहाँ से ट्रेडर्स ट्रेडर नहीं, नोबल्स इनके खिलाफ जा रहे हैं, ये फोर्टिफिकेशन को स्टॉप करने को कहते हैं, ये टैक्स को बर्बाद करने वाले हैं। ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि ये नवाब उसके मान ही नहीं रहे, मुर्शिद कुली और अरवर्दी खान, ठीक है ना। और यहां से क्या आ जाता है, उसके बाद सराजुद्दौला आ जाता है। अब देखो सराजुद्दौला बटला पलासी कैसे हो गया। अब बटला पलासी के बाद जब बटला बक्सर स्टार्ट हो जाता है, जब बटला बक्सर 1769 में जो बटला बक्सर यहाँ पे हो जाता है, और यहीं से ब्रिटिश का जो इनका तो रॉबर्ट कलवर्ट जो था, ये पहला क्या बन रहा था, पहला गवर्नर की यहाँ पे रूल कर रहा था। इसने रूल स्टार्ट किया है बंगाल से। तो क्या होता है यहाँ पे मुर्शिद कुली, इसके बाद जब औरंगजेब खत्म हुआ, मुर्शिद कुली, इसके बाद अलवर्दी खान 1756 में इसकी डेथ होती है। और इसके बाद जाता है सराजुद्दौला जो था ये कंपनी पे अटैक करता है। किस कंपनी पे? कासिम बाजार फैक्ट्री। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनको यही बोल रहा है कि आप मेरा मानो, आप फोर्टिफिकेशन को खत्म करो, आप जो इसने ट्रेड्स को कंप्लीटली बैन की, मतलब बैन क्या, इनसे कोई नाता ही नहीं है। इन्होंने अपने आर्मी को बढ़ाया 30,000 तक, ठीक है ना, और इस आर्मी को बढ़ाया, और इसने क्या किया, बहुत सारी चीजें की है, जो मतलब इसने बैन किए हैं इस शिप्स को जो आ रहे थे, जो ट्रेड कर रहे थे ईस्ट इंडियन कंपनी, इन शिप्स को इसने क्या किया, इसको बैन किया, इन शिप्स को बैन किया, रोक लगा दी यहाँ आने से। और ब्रिटिशर्स को यही बात पसंद नहीं आई। और ये जो था जलाली था, इन्होंने रेबेलर्स जो इनके रेबेलर्स थे, इनके दुश्मन थे सराजुद्दौला के, उन्हीं को सपोर्ट किया कि इन्होंने ईस्ट इंडियन कंपनी को, और इसको गुस्सा आया, और ये फिर कासिम बाजार फैक्ट्री जो है इस पे अटैक करता है। और कहा भी जाता है यहाँ से बटला पलासी तो स्टार्ट होता है, लेकिन बात यह है दरअसल इसकी हार की वजह थी मीर जाफर इसके हार की वजह माना जाता है, क्योंकि मीर जाफर नवाब ऑफ बंगाल उसको बनाया जा रहा है। देखो मीर जाफर जो था ये लड़ रहा था जब सराजुद्दौला का टाइम था। एक तो ये बात थी, इसने लड़ाई नहीं लड़ी थी तब तक जब बटला पलासी हुई थी, और दूसरी बात इन्होंने यहां से रिश्वत ली थी ईस्ट इंडियन कंपनी से जब इसने रिश्वत दी थी। और इसके यहां पर क्या हुआ था, इसको बताया गया था कि आप नवाब ऑफ बंगाल बनोगे, इनके आपको नवाब बत मिलेगी, और ईस्ट इंडियन कंपनी यहां से जीत जाती है। तो यहां से बटला पलासी हो जाती है 1757। और जब यहां से मुर्शिद कुली, अरवल्दी खान, सराजुद्दौला, कासिम बाजार फैक्ट्री पे जब अटैक किया जाता है,
और जब बटला प्लासी हो जाता है तो कंपनी जो है यहां से विन कर जाती है, यहां से जीत जाती है। अब जब कंपनी जीत जाती है यहां से आ जाता है मीर जाफर। मीर जाफर 1765 में इसकी डेथ हो जाती है और इसको नवाब ऑफ बंगाल बनाया जाता है। अब जब नवाब ऑफ बंगाल क्या होता है, ये भी उस तरीके से काम नहीं करता है जिस तरीके से कंपनी बोल रही है। एक्चुअली में कंपनी ये चाहता ही थे अभी तक कि हमें एक ऐसा पुपेट मिले, एक ऐसा बंदा मिले जो हम बोले वही करे, जो हम बोले वही करे। और ये भी ऐसा नहीं था, ये भी कंपनी इनका नहीं मारा था, इसलिए उनको थ्रोन किया गया, इनको बाहर निकाल दिया गया। फिर आ जाए यहाँ पे मीर कासिम। मीर कासिम जो था इसके यहाँ पे लाया गया। अब उनको लगा था कि ये पुपेट बनेगा, लेकिन ये भी पुपेट मारने के लिए तैयार नहीं था। इसने क्या किया, शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम मरसाबाद टू मंगलयार। तो इन्होंने मंगलयार जो है वहां पे अपना कैपिटल शिफ्ट किया। इसके अलावा स्टेब्लिश कैनन फैक्ट्री इन्होंने स्टेब्लिश किया, जहां पे गन्स बॉम्बर्स वहां यहाँ पे बनाए जाते थे। ये दो काम मीर कासिम ने किया। और लेकिन इसके अलावा जो फिर ड्रनस्टेक शल्टरेट, यहाँ पे क्या हुआ, मीर कासिम को थ्रोन किया गया, मीर कासिम को भी जो है ना निकाला गया। और यहाँ पे मीर कासिम प्लस जो शाह आलम जो रणस्टेक, जो मीर कासिम था, ये भागता गया। जब उसको यहां से निकाला गया, ये सराजुद्दौला के पास चला गया। और सराजुद्दौला के पास ऑलरेडी शाह आलम सेकंड था। अभी 3 लोग बन गए, मीर कासिम और दूसरा सराजुद्दौला, तीसरा शाह आलम। अब इन्होंने एक ट्रिपल एलायंस बनाई। अब इन्होंने लड़ाई लड़ी, किसके द्वारा लड़ाई लड़ी, इंग्लिश के द्वारा, ठीक है ना, इंग्लिश और ट्रिपल एलायंस। अब इन्होंने क्या बनाया, ट्रिपल एलायंस। यहां से 3 आ गए, एक आ गया सराजुद्दौला, दूसरा आ गया मीर कासिम, तीसरा आ गया शाह आलम सेकंड। ये 3 आपस में मिलकर अब लड़ाई लड़ रहे हैं, किसके खिलाफ, अंग्रेज के खिलाफ। और ये फिर भी हारे, बैटल ऑफ बक्सर हो गया 1769। अब जब ये फिर भी हारे तो कंपनी में क्या आया, एक कॉन्फिडेंस लेवल आया, नहीं अब हम खुद राज करेंगे। और रॉबर्ट क्लाइव जो है वो गद्दी पे बैठ जाता है, वो राज करना स्टार्ट कर जाता है। और फिर हम देखेंगे कि कैसे इन्होंने बहुत सारे जो स्टेट्स हैं अपने अंडर किया, कैसे उन्होंने सस्टेनेबल अलायंस जो है यहां से स्टार्ट किया। और फिर वो कहानी चलती जा रही है, तो वो हम अगले लेक्चर्स में देखेंगे। यहाँ पे हमने देखा कि कैसे ईस्ट इंडियन कंपनी यहाँ पे ट्रेड होने के नादे से आई थी, और कैसे फिर फोर्टिफिकेशन स्टार्ट की, और कैसे फिर इन्हीं नवाबों से लड़ने लगी। और फिर लड़ने के बाद फिर देखेंगे बैटल ऑफ प्लासी। आपने देखा कि कैसे इन्होंने बैटल ऑफ प्लासी लड़ी, फिर बैटल ऑफ बक्सर 1769 में लड़ी। तो होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिटी प्लेटफॉर्म। मैं हूं अयाज अहमद और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, लेक्चर नंबर 20 यानी कि वीडियो नंबर 2। इस लेक्चर में आज हम बैटल ऑफ बक्सर, वहां पे मैंने लिखा था 1769 पर है, बस वो आप देख लेना। तो एक्चुअल में क्या है 1764 बैटल ऑफ बक्सर। तो इसके बाद एक और लेक्चर इसमें लग जाएगा, इसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा हमारा खत्म, फिर हम आ जाएंगे चैप्टर 3 पे। तो इस क्लास 8 में हिस्ट्री के कितने चैप्टर्स हैं, टोटल 10 चैप्टर्स, वो हम खत्म करेंगे। फिर हम जियोग्राफी या पॉलिटी पे आ जाएंगे। देखो हमने कहां तक पढ़ा था, बैटल ऑफ बक्सर तक हमने पढ़ा था। इनके हमने देखा था कि बैटल ऑफ प्लासी जो हुई थी पहले, ठीक है ना। तो फिर इसके बाद बैटल ऑफ बक्सर हुआ था। बैटल ऑफ बक्सर सराजुद्दौला ट्रिपल एलायंस वहां पे हुआ था। तो मैंने आपको बताया था सराजुद्दौला जो था वो एंग्री टाइप का था। तो इन्होंने क्या किया, फर्स्ट लड़ाई लड़ी गई बैटल ऑफ प्लासी, और इसके बाद क्या ट्रिपल एलायंस हुआ था जहां पे शाह आलम सेकंड, ठीक है ना, सराजुद्दौला, और इसके अलावा जो
मीर था, जाफर मीर, ये तीनों मिलके इन्होंने अगेंस्ट ब्रिटिश कंपनी ये खड़ा हुए थे, लेकिन वहां पे इन्होंने हारा। तो यहाँ पे बैटल ऑफ बक्सर। अब क्या होता है जब बैटल ऑफ बक्सर होता है 1764 में, अब कंपनी का मूड अभी तक ये था कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे। यही तो कहानी है, फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। इनकी एक ट्रेड करने के वास्ते जब इन्होंने यहाँ पे ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया, अभी टेरिटरी में घुसने लगे, अभी कब्जा करने लगे। यही बात यहाँ पे है कि ट्रेड टू टेरिटरी। इनकी जब बैटल ऑफ बक्सर हुआ 1764 में, अब इनका प्लान चेंज हुआ। अब ये चाहते थे अब हम रूल करेंगे, नाउ वी विल बिकम गवर्नर्स, वी विल बिकम द नवाब्स बाय आवरसेल्फ। ये कि हम खुद अब बनेंगे नवाब्स, हम खुद करेंगे रूल। और रॉबर्ट क्लाइव की अगर हम बात करेंगे, ये गवर्नर ऑफ बंगाल बन जाता है। और इसके बाद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हो जाता है, जहां से मुगल्स के द्वारा उनको दीवानी राइट्स दिए जाते हैं। मुगल्स के द्वारा इनको दीवानी राइट्स दिए जाते हैं, यानी कि नाउ दे कैन कलेक्ट द टैक्स, नाउ दे कैन कलेक्ट द कलेक्शन ऑफ टैक्स नाउ। ठीक है ना, जो कलेक्ट कर सकेंगे कौन कर सकेंगे, ये ब्रिटिश कंपनी। ठीक है ना, जो यहाँ पर आई थी 600 सेंचुरी में। अब पहले की अगर हम बात करेंगे, गोल्ड एंड सिल्वर ये लाते थे ब्रिटेन से, क्योंकि उनके पास कोई ऐसा होता ही नहीं था जो यहाँ पे वो सेल करें। तो अब ये ब्रिटेन कंपनी, ये ब्रिटिश कंपनी क्या करती थी, ये गोल्ड और सिल्वर लेके आती थी ब्रिटेन से, और यहाँ से फिर क्या करती, गुड्स लेके जाती थी। लेकिन जब बैटल ऑफ प्लेसी हुआ, जब सिराजुद्दौला ने उन पे अटैक कर दिया और सिराजुद्दौला ने वो हार गया, तो तब कम होने लगा। नाउ द गोल्ड एंड सिल्वर जो ये लोग ब्रिटेन से लाते थे, इनकी जो तादाद थी वो कम होने लगी। एंड आफ्टर दैट जब बैटल ऑफ बक्सर हुआ, और जब बैटल ऑफ बक्सर हुआ, तो इसके बाद क्या हुआ था, इसके बाद इन्होंने स्टॉप ही कर दिया। और बैटल ऑफ प्लेसी पे इन्होंने क्या किया था, इन्होंने स्लो कर दिया था। यहां तक क्लियर। इनके अब ये लोग ये लाते ही नहीं थे। अब जो यहां से ये टैक्स कलेक्ट करते थे, दीवानी राइट्स उनको मिले थे 1765 में, जब उनको दीवानी राइट्स दिए गए मुगल्स के द्वारा। अब ये इस मनी को कैसे यूज करते थे, एक आर्मी मेंटेन करने के लिए। नाउ द ब्रिटिश हैव मेड देयर ओन आर्मी। ब्रिटिश इतने एडवांस होने लगे यहाँ पे कि उन्होंने अपने आर्मी क्रिएट करने स्टार्ट कर दिए। कॉटन और सिल्क जो ये टेक्सटाइल लेते थे, ये जो ट्रेड कर रहे थे, अब इन ट्रेड पे कोई इम्पोजिशन, इनका कोई यहाँ पे वो टैक्स वगैरह नहीं लग जाता था। ये आराम से ट्रेड करते थे। अब इन चीजों की जरूरत नहीं थी गोल्ड एंड सिल्वर की। और कंपनी फोर्ट्स बनाने लगे। और मैंने आपको बताया था फोर्टिफिकेशन, जब इन्होंने फोर्टिफिकेशन करने स्टार्ट कर दिए थे, तो उससे बिना पे तो लड़ाई उठी थी। अब क्या है, जब उन्हीं के अपने इख्तियार में है, गवर्नमेंट उन्हीं की है, रूल्स उन्हीं की है, बात उन्हीं की चलेगी। ठीक है ना, तो इन्होंने ऑफिसर्स और फोर्ट्स बनाने स्टार्ट कर दिए। ठीक है ना, जैसे आज की दौर में हम देखेंगे, आज की बात अगर हम करेंगे, और जिसकी गवर्नमेंट होती है तो उसी की बात चलती है, उसी का मीडिया होता है, उसकी न्यूज पेपर होती है, उसकी डेमोक्रेसी होती है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे, तो सारा कुछ जो था अंडर द ब्रिटिश। अभी थोड़ी सी अभी एडमिनिस्ट्रेशन को सेटअप नहीं करी। अभी ये क्या कर रहे थे, फोर्टिफिकेशन करने लगे। अभी ये टेक्सटाइल, अभी आगे हम देखेंगे उन्होंने कैसे कैसे कानून यहाँ पे बना दिए, और फिर कैसे इन्होंने अपना रूल जमाया, और फिर कितने टाइम तक उन्होंने रूल जमाया, और कहां तक फिर मोमेंट्स उड़ गए थे। अब कंपनी ऑफिसर्स बिकम्स नोबोबस, यानी कि ये नवाब्स। क्या है, नवाब्स। अभी इनका अब क्या, रॉबर्ट क्लाइव की अगर हम बात करेंगे 1763, ये मद्रास से आया एट द एज ऑफ 18, और ये अपॉइंट हुआ था टू चेक द करप्शन। लेकिन जब ये रिटर्न गया 44,102 यूरोस,
लेके यहाँ से रिटर्न गया और ये करप्शन में पकड़ा गया खुद ही। ये करप्शन के लिए रखा गया था टू चेक द करप्शन, लेकिन ये करप्शन में पकड़ा गया रॉबर्ट क्लाइव। ऐसी बात नहीं है कि जो आया यहाँ पे, जो भी यहाँ पे नवाब बन गया, इसने बहुत पैसे कमाए, नहीं, ऐसी बात नहीं है। कुछ ऐसी भी नवाबस थे जो शुरुआती जंगों में डाई हुए। तो लेकिन ये एक ऐसा भी था जिसने बहुत करप्शन यहाँ पे स्टार्ट की। 4,102 यूरोज यहां से लेके गया बेटे। अब देखो कंपनी एक्सपेंडेड रूल, अब तो इतने काम से तो नहीं चलेगा। अब इसको क्या करना पड़ा, इस कंपनी को क्या करना पड़ा, एक्सपेंड रूल करना पड़ा, एक्सपेंड रूल करना पड़ा। अब कंपनी एक्सपेंडेड रूल्स, अब इन कंपनी ने एक्सपेंड रूल किया, इन्होंने 5 स्टेप्स उठाए, इन्होंने 5 स्टेप्स उठाए। 3 हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे, 2 अगले लेक्चर में। फर्स्ट, ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम, सब्सिडरी अलायंस, कितने हो गए, 2। डायरेक्ट मिलिट्री कन्फॉरेशन, डायरेक्ट मिलिट्री कन्फॉरेशन, और क्लेम ऑफ पैरामेंस, क्लेम ऑफ पैरामेंस, और इसके अलावा डिक्ट्राइन ऑफ लैप्स, डिक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ये 5 चीजें जो कंपनी ने यहां पे उठाए इन ऑर्डर टू एक्सपेंडेड द रूल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिश कंपनी। तो पहले ड्यूअल गवर्नमेंट में इन्होंने क्या किया, 1765 से लेकर 1772 तक इन्होंने अपॉइंट किए रीजनल गवर्नर्स के। लेकिन ये रीजनल गवर्नमेंट अंडर, ये रीजनल गवर्नर्स काम करते थे अंडर द ब्रिटिश कंपनी। Now these regional governments are the puppets of the British company and they have to do what the British government will tell them. ये सब कुछ वो करेंगे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको कहेंगे। और सब्सिडरी अलायंस इन्होंने क्रिएट किए। Now the Indian army has been cancelled. Now the British will give their own army, that is self army. Now, for self army, the governor, the Indian governors, or we can say the Indian rulers, had to pay to this army. Now, the one who will fail to pay have to penalty. means ये बात यहाँ पे ये हो रही है कि अगर कोई बंदा, अगर कोई गवर्नर सेल्फ आर्मी उसको रखनी ही नहीं है, पहली बार उसको कौन सी आर्मी रखनी है, ब्रिटिश आर्मी रखनी है, इंडियन आर्मी रखनी ही नहीं है। अब इनको पे भी करना है, और जो पे न करेगा उसको क्या करना पड़ेगा, उसको पेनल्टी देनी पड़ेगी। दे हैव टू गिव द पेनल्टी टू द ब्रिटिश कंपनी। ब्रिटिश कंपनी को, ब्रिटिश रूलर्स को अब पेनल्टी देनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करेंगे अवध की, और फॉर एग्जाम्पल हैदराबाद की बात करेंगे, और अवध की बात करेंगे, तो रिटायर वाले जनरल गवर्नर जो था, गवर्नर जनरल, इसको इन्होंने क्या किया, फोर्स करके हाफ टेरिटरी ले ली अवध के राजा से, और हैदराबाद को भी उन्होंने अपने अंडर किया एज ए पेनल्टी। यानी कि वो पे न कर पाए, वो गवर्नर्स पे ही नहीं कर पाए, वो रीजनल गवर्नर्स, इन्होंने अपने अंडर खुद ही किया अवध और हैदराबाद। अगर हम बात करेंगे डायरेक्ट मिलिट्री कन्फेडरेशन, अब इनने एक और नया सा रूल किया। अब हमें जहां पर लगे कि यहाँ पे जो हम कहेंगे वो बात नहीं चल रही है, तो उसको डायरेक्ट मिलिट्री कन्फेडरेशन करो, जैसे मैसूर और महाराष्ट्र। यहाँ की बात करें, यहाँ बात ही नहीं कर पाते हैं, देयर इज नो राइट टू स्पीच प्रेजेंटली। तो उस दौर में क्या होगा, तो डायरेक्ट मिलिट्री कन्फेडरेशन यहाँ पे जो उन ब्रिटिशर्स को लगते थे ये काम नहीं कर रहे हैं उस हिसाब से जो हम कह रहे हैं, ठीक है ना, तो उसको क्या किया जाता था, उसको वो अपने अंडर लेते थे। फॉर एग्जाम्पल मैसूर की बात करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मराठा की बात करेंगे, मैसूर द किंग, द टीपू सुल्तान, द किंग, द टीपू सुल्तान, द रियल हीरो हु फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट कंटिन्यूअसली। और जब वो 3rd बैटल में मारा गया, तो इसके बाद उसको डायरेक्ट इन्होंने कंट्रोल किया। इसके अलावा क्लेम ऑफ पैरामेंसी और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ये भी हम अगले लेक्चर में देखेंगे। अब हम बात करेंगे मैसूर और मराठा। अब किया क्या,
अब कैसे इनको लड़ाया, कैसे रूल किया। अगर हम बात करेंगे मैसूर की, वधुवार डायनास्टी यहाँ पर चल रही थी और हैदर अली एक सोल्जर था, और लेकिन इसकी एडमिनिस्ट्रेशन स्किल्स जो थी वो बहुत बढ़िया थी, और ये एडमिनिस्ट्रेशन स्किल्स की वजह से प्रमोशंस लेते गया, और प्रमोशंस लेते गया एक। अब इसने क्या किया, अब इसने रूल खुद ही स्टार्ट कर दिया और खुद ही राजा कहलाने लगा। अब ये भी एक पावरफुल राजा था। इसके अलावा फिर टीपू सुल्तान आता है, और टीपू सुल्तान भी एक पावरफुल राजा था। लेकिन इसने क्या किया, इसने जो भी ब्रिटिश कह रहे थे उसके अपोजिशन में काम किया। फॉर एग्जाम्पल, इसने ट्रेड जो पेपर एंड सर्डोमान मलाबार कोस्ट से जो आ रहा था, इसको बैन किया, उसको कंट्रोल किया। इसके अलावा स्टॉपर संदलवुड पेपर कंडमन, और इसको भी क्या किया, इसको भी कंट्रोल किया। यानी इन चीजों को जहां से ट्रेड हो रहा था इसको बंद किया टीपू सुल्तान ने। और इसके अलावा डिसअलाउ लोकल मर्चेंट्स फॉर ट्रेडिंग, और इसने लोकल मर्चेंट्स को ट्रेड करने के लिए मना किया। किसके साथ? इन ब्रिटिशर्स के साथ, इन ब्रिटिश कंपनी के साथ। ये किसके स्टेप उठाए गए? टीपू सुल्तान के द्वारा। इसके अलावा रिलेशन फ्रेंच आर्मी, और फ्रेंच आर्मी से ये लोग जलते थे, और मैसूर किंग ने, टीपू सुल्तान ने इन्हीं से क्या बनाया, अपना रिश्ता बनाया, और आर्मी को ट्रेन किया, आर्मी को डिसिप्लिनड बनाया। 4 बार्स लड़े गए। ट्रीटी ऑफ मद्रास 1769 से 1767 से 69, ट्रीटी ऑफ मनगौर 1790 से 1784, ट्रीटी ऑफ सरेंद्रपट्टनम, और यहीं पे डेथ होती है किसकी? टीपू सुल्तान की, डाइट ऑफ टीपू सुल्तान। और फिर यहाँ पे क्या होता है? सब्सिडरी अलायंस वाज इम्पोज्ड, यानी कि यहीं पे सब्सिडरी अब इसको ये क्या करते थे, अब इन्होंने अपने अंडर इसको कर दिया, ये ठीक है ना, सब्सिडरी अलायंस। अब वार्स विद मराठा की बात से अगर हम बात करेंगे, ठीक है ना, जो आपने क्लास 7 में पढ़ा, बालाजी विश्वनाथ, ठीक है ना, बिरजू रॉय, ठीक है ना, बिरजू रॉय रॉ, ठीक है ना, रघुनाथ रॉ। जो रघुनाथ की अगर हम बात करेंगे, वो यहाँ पे 4 वार्स होते हैं, इंग्लो मराठा वार, ट्रीटी ऑफ सलबाई 1782 में, और ट्रीटी ऑफ सेकंड मैसूर वार की अगर हम बात करेंगे 1803 से 1805 में। इतना ही लिखा हुआ है किसमें? बुक में। यहाँ पे उड़ीसा, आगरा और दिल्ली के अपने अंडर लेते हैं ट्रीटी ऑफ सेकंड वर्ल्ड वार में। फिर होता है थर्ड वर्ल्ड वार में, बल्कि सेकंड, ठीक है ना, मराठा वार। जब थर्ड मराठा वार होता है 1817 से 19 तक, तो पेशवा जो है ये इसको प्रिजनर किया गया जाता है, और ये अंडर होता है अंडर द ब्रिटिश रूल। यहाँ पे आपको पता ही है, जो हमने क्लास 7 में पढ़ा था, बिरजू विश्वनाथ, बिरजू रॉय फर्स्ट, ठीक है ना, बालाजी बिरजू रॉय, ठीक है ना, रघुनाथ रॉय को किसने, ये जो नारायण रॉय, ठीक है ना, मधु रॉय, जो नारायण रॉय है, किसने मारा है? रघुनाथ रॉय ने, ठीक है ना। फिर है महादेव नारा रॉय, ठीक है ना, फिर है विष्णु रॉय, थर्ड बटला पानीपत हो जाता है यहाँ पे। तो ये कहानी है जो हमने वहां क्लास 7 में, आप जाओ 18th सेंचुरी में, 18th सेंचुरी पॉलिटिकल फॉर्मेशन, वहां पे मैं जब मराठा की बात की, एक डिटेल मैंने वहां पे बताया था। इसकी 2 बीवियां थी, जो यहाँ पे बालाजी विश्वनाथ, इसकी मस्तानी एक थी, और काशीबाई थी, और जो काशीबाई थी मस्तानी जो थी, उसका एक सन था। तो वो कहानी अगर आप मस्तानी मूवी भी देखोगे, तो वहां पे रणवीर सिंह की मूवी आती है, तो वहां का ये पूरा कुछ डिटेल भी समझाया गया है, और यहीं पे इतना ही हमारे टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। अब हम देखेंगे क्लेम ऑफ पैरामेंसी और डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, फिर हम जाएंगे एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप, और इसके बाद ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तब तक खुदा हाफिज।
वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्लीपर फार्म। मैं हूं आयाज अहमद और आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्रॉम ट्रेड टू ट्रेडरी, इसका थर्ड लेक्चर। और इसके साथ ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। तो मैं आपको पहले बताऊं कि हमने बैटल ऑफ प्रेस से हमने ये देखा था, हम ट्रेड ट्रेडरी 1600 पे ये ट्रेड करने के लिए आए थे और इन्होंने फोर्टिफिकेशन स्टार्ट कर दी थी और नवाब उसके खिलाफ हुए थे। सिराजुद्दौला ने उनसे लड़ा था ईस्ट इंडियन कंपनी से, लेकिन वो हार गए क्योंकि मीर जाफर ने उसको धोखा दिया था। और फिर सिराजुद्दौला और मीर कासिम प्लस शाह आलम सेकंड, इन्होंने एक ट्रिपल अलायंस बनाई थी और फिर से लड़ने लगे थे ब्रिटिश कंपनी के साथ। और बैटल ऑफ बक्सर वहां पे हुआ था। जब बटरा बक्सर हुआ था तो यहाँ पे जो रॉबर्ट कैल्विन, उनका मूड यहाँ पे आया था कि नाउ वी विल बिकम द गवर्नर्स बाय आवरसेल्फ। अब इन्होंने कंपनी ने क्या चाहा, वो अब रूल करने लगे फ्रॉम ट्रेड टू ट्रेड। जब इन्होंने रूल करने का स्टार्ट किया, अभी इस टेरिटरी को एक्सपेंड कर रहे थे। फिर मैंने आपको बताया था 5 प्रकार थे, जिसमें सबसे अलायंस थी, ठीक है ना। तो हमने वो देखा था तो कैसे कैसे उन्होंने जो अवध था, जो हैदराबाद था, जो मैसूर था, सॉरी अवध नहीं अभी, तो एक मैसूर उन्होंने अपने अंडर किया, टीपू सुल्तान, ठीक है ना, वो अपने अंडर किया, उसको हटा दिया गया और उसको मार दिया गया, ठीक है ना। और इसके अलावा मैसूर अपने अंडर कैसे उन्होंने किया, कैसे उन्होंने हैदराबाद अपने अंडर किया, वो सारा कुछ हमने देखा कब कैसे कैसे उन्होंने मुगल्स को यहाँ से भगाया और कैसे उन्होंने रूल करना स्टार्ट कर दिया। अब हमने 3 तो वहां पे पढ़े थे, अब हम 2 और देखेंगे कि अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इन्होंने कैसे कैसे अपने रूल को एक्सपेंड करने की कोशिश की, ठीक है ना। जब उन्होंने एक्सपेंड करने की कोशिश की, फिर इन्होंने क्या किया, अभी हम देख रहे थे ये गोल्ड ला रहे थे, डायमंड ला रहे थे, डायमंड्स और गोल्ड ला रहे थे, कहां से, ब्रिटेन से, यहाँ पर। अब क्या हुआ, जब इन्होंने बैटल ऑफ बक्सर लड़ी, जब बैटल ऑफ प्लेसी लड़ी, तो फिर ये कम होने लगा, ठीक है ना। तो जब बैटल ऑफ बक्सर लड़ी, फिर उन्होंने यहाँ पे कुछ लाया ही नहीं, क्योंकि उन्होंने वही मुन्नी जो उनके पास था, इन्होंने उसी को किस लिए स्पेंड किया, फोर्टिफिकेशन के लिए, ठीक है ना। तो वो हमने देखा था। फिर हम देख रहे थे एक्सटेंड कैसे किए, 5 तरीके थे, इनमें से 3 हमने पिछले लेक्चर में देखे। अब हम 2 देखेंगे, द क्लेम ऑफ पैरामाउंसी, इसके अलावा द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये 2। और फिर देखेंगे सेटिंग अप ऑफ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन, कि इन्होंने अब एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दी। फिर हम देखेंगे आगे कैसे उनके खिलाफ भी लोग होते हैं, क्या क्या चीजें करते हैं, ये कैसे कल्टीवेशन, क्या ट्राइबल्स पे कौन से इफेक्ट पड़ते हैं, नोमैड्स पे कौन सा इफेक्ट पड़ते हैं, वो हम आगे देखेंगे चैप्टर्स में, ठीक है ना। देखो द क्लेम ऑफ पैरामाउंट्स, द क्लेम ऑफ पैरामाउंट से अगर हम करेंगे एक बात, ये किसके द्वारा, अंडर लॉर्ड हेस्टिंग्स, जो गवर्नर जनरल था 1813 से लेकर 1823 में। इसने क्या किया, इन्होंने ये कहा कि हमारा पावर जो था, जो कंपनी का पावर है, वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू द इंडियन स्टेट्स। नाउ द इंडियन स्टेट्स हैव टू डू ऑल द थिंग्स दैट द कंपनी विल से देम, और वो सारा कुछ वही करना है जो कंपनी कहेगा उनको, किनको, इन स्टेट्स को। अगर हम बात करेंगे, फिर इन्होंने एक्शन करना स्टार्ट किया, डायरेक्ट उनको उन पे आक्रमण किया और अपने अंडर किया। फॉर एग्जांपल, जब उनको कौन सा कर्नाटक अपने अंडर लेना था, जो कथूर, यानी कथूर कर्नाटका में, जो प्रेजेंट कर्नाटका, जब उनको अपने अंडर करना था, जो रानी चीनामा जो थी, वो एंटी ब्रिटिश हो गई, यानी इनके खिलाफ हो गई। जैसे आप भी देखोगे कहीं पे भी प्रेजेंट में भी देखोगे ऐसी बातें आज भी हो रही है ना। तो क्या हुआ, ये जो है रानी चीनामा, ये क्या, जैसे अपोजिट हो गई, एंटी ब्रिटिश। अब एज पर द ब्रिटिश गवर्नमेंट, दिस वाज एंटी ब्रिटिशर्स, ठीक है ना, एंटी गवर्नमेंटल, और इसको फिर प्रेजेंट किया गया और इसकी डेथ हुई 1829, इसकी डेथ हुई 1829। रायाना की बात करेंगे, रायाना एक चौकीदार एक पोर फैमिली से था। इन्होंने बहुत सारे फोर्ट्स को, बहुत सारे कैंपस को डिस्ट्रॉय किया और इसको भी फांसी पे चढ़ाया गया। हाँ, उस टाइम के दौर की अगर हम बात करेंगे, उस टाइम के दौर में ये सही होगा, क्योंकि उन्होंने उनको अपना रूल एक्सपेंड करना है। वो कहते हैं ना
कि तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। कुछ ऐसी कहानी कि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ये किया था, उन्होंने अपने हिसाब से सही लिखा था। बुक्स उनके पास थी, ताकतें उनके पास थे, आर्मीज उनके पास थे, है ना, सोल्जर्स उनके पास थे, है ना, ठीक है ना, कारवान्स उनके पास थे, ठीक है ना। लेकिन इन्होंने बुक्स को बदलने की कोशिश की थी, उन्होंने सही लिखने की कोशिश की थी, लेकिन तारीख आज भी गवाह है, जो गलत होता है और उसको तारीख गलत ही लिखती है। और कोई छुपाने की कितनी भी कोशिश करे, कोई अपने आप को खुद को सही होने की कोई भी कितनी भी कोशिश करे, लेकिन तवारीख एक ऐसी चीज है, तवारीख उस चीज को छुपाती नहीं है जो प्रेजेंट डे में चल रहा है, जो पिछले दौर में गया हुआ है, जिसने जितना सही किया है। मुगल्स क्या किया, तारीख ने खुल के लिखा है। अफगान्स ने क्या किया, तारीख ने खुल के लिखा है। सिख्स ने क्या किया, तारीख ने खुल के लिखा है। फॉर एग्जाम्पल हम करेंगे मराठास ने क्या किया, तारीख ने खुल के लिखा है। राजपूत ने क्या किया, तारीख ने खुल के लिखा है। हम बात करेंगे मराठास ने क्या किया, तारीख ने खुद के लिखा है, ठीक है ना। सिख्स ने क्या किया, सबों ने जिसने जो भी किया होगा, जो उत्पाला डायनास्टी ने क्या किया, ठीक है ना, शुंग डायनास्टी ने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल राणा कोदा ने क्या किया, दीदा ने क्या किया, ठीक है ना, मौर्य डायनास्टी ने क्या किया, गुप्ता डायनास्टी ने क्या किया, चंद्र मौर्य ने क्या किया, ठीक है ना, अशोका ने क्या किया, ठीक है ना। ये सारी कहानी की अगर हम बात करेंगे, ये सारी तवारीख में लिखी जा चुकी है, और आज भी आप ये चीजें पढ़ पा रहे हो, आज भी आप देख रहे हो कि किसने क्या बनाया। दैट मीन्स कि ये जो अगर कोई भी लीडर इन सब चीजों को खत्म करने की कोशिश भी करे, लेकिन तवारीख एक ऐसी चीज है, तवारीख में ये आज का दौर भी मेंशन होगा, तवारीख में आज का दिन भी मेंशन होगा, तवारीख में आज के रूल्स भी मेंशन होंगे, आज भी एक्ट्स अमेंडमेंट्स भी होंगे, ठीक है ना। तो दैट मीन्स कि ये चीजें छुप नहीं सकती अगर कोई छुपाने की कोशिश भी करे। अब देखिए फियर ऑफ रशिया, अगर इनको रशिया से क्या था, फियर था। अब ये नॉर्थ वेस्ट को इसीलिए क्या करना चाहते थे, अपने अंडर करना चाहते थे। इन्होंने अफगानिस्तान की अगर हम बात करें, वहां पे इनडायरेक्ट रूल स्टार्ट कर दिया, और पंजाब जब महाराजा रणजीत सिंह का दौर था, वहां पर आक्रमण करने की कोशिश की, लेकिन वहां पे हार गए। और फिर 1849 जब ये महाराजा रणजीत सिंह इस दुनिया से चला जाता है, और इसके बाद 1849 में ये अपने अंडर इसको कर लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद ये क्या करते हैं, उसके बाद ये करते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, डायरेक्ट आप आक्रमण करते हैं, डायरेक्ट आप कहानी सुनने के बगैर ये जिसको चाहते हैं अपने अंडर करते हैं। देखो क्या कहते हैं, क्या उनकी फिलॉसफी क्या थी। लॉर्ड डलहौसी ये जनरल गवर्नर था 1848 से लेकर 1856 तक। इन्होंने क्या किया, विदाउट मेल रूलर, अगर कोई रूलर नहीं था, लैप्स ऑफ कंपनी, डायरेक्ट वो कंपनी के यार क्या मतलब बाप की जागीर जैसे होती थी यार, जैसे किसी की मेल रूलर नहीं है वहां पे। कोई रूल जो रूल प्रेसिडेंट में कर रहा है वो मेल है, और उसका कोई सन नहीं है जो उसको रूल करे। वो डायरेक्ट कहां पे चला जाएगा, कंपनी के अंडर चला जाएगा, मतलब कंपनी के अंदर चला जाएगा। फॉर एग्जांपल सतारा की बात करेंगे 1848 में, संबलपुर की बात करेंगे 1850 में, और ये कंटिन्यू चल रहा था एक से एक। देखो 48 में, 50 में, उदयपुर 52 में, नागपुर 53 में, झांसी 1854 में। उसके अलावा फिर क्या डायरेक्ट रूल करने स्टार्ट कर दिए। फॉर एग्जाम्पल अवध की हम बात करेंगे, वहां पे बताया कि यहाँ पे मिस गवर्नेंस चल रही थी, वहां पे वो नहीं चल रहा जो कंपनी चाहती थी, जो नवाब चाहते थे, मिस गवर्नमेंट ऑफ द नवाब्स, यानी कि आप डायरेक्ट रूल करने लगे। अब जहां चाहते थे वहां जा रहे थे। इसीलिए मैंने बताया ये क्या कर रहे थे, उन्होंने क्या किया, कौन सी चीज उन्होंने एक्शन किया, कैसे उन्होंने बढ़ाया। लेकिन दौर ऐसा हुआ, दौर ऐसा आया कि ये चीजें ही नहीं रही और ये लोग भी नहीं रहे। लेकिन उन्होंने जो अपने दौर में किया, वो आज भी प्रेजेंट में लिखा हुआ है, और हम लोग ये पढ़ पा रहे हैं। उन्होंने कैसे कौन से जुल्म किए, उन्होंने कौन से
सितम किए, वो सारा कुछ अभी भी यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या यहाँ पे अंग्रेजों ने कैसे वो ट्रेड के बहाने टेरिटरी में घुस गए और टेरिटरी बनाने के बहाने फिर अपना अपना रूल जमाने लगा। फिर जब रूल जमाने लगे फिर कैसे हुकूमत करने लगे, फिर कैसे बर्टलिटी करने लगे, फिर कैसे डिविजन्स करने लगे, फिर कैसे तो अब सेटिंग अप न्यू एडमिनिस्ट्रेशन। अब इन एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दी यहाँ पे। अब एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करेंगे, वारन हेस्टिंग्स की बात करेंगे। वारन हेस्टिंग्स जनरल गवर्नर इन 1773 to 1785 में था और इन्होंने पावर को क्या क्या था, पावर बंगाल जो बंगाल था इसको पावरफुल उसको बनाया। और उसको कौन सा पावर था, कोई बंगाल का ही पावर नहीं था बल्कि उसके अंडर बम्बई भी आ जाती थी, उसके अंडर मद्रास भी आते थे। उन्होंने इस एडमिनिस्ट्रेशन को 3 हिस्सों में डिवाइड किया। किसने वारन हेस्टिंग्स ने इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया, दैट इज बंगाल, बम्बई एंड मद्रास। बम्बई, मद्रास और बंगाल में इसने डिवाइड किया। और फिर गवर्नर रूरल इन्होंने क्या किया, और जो ये 3 सेगमेंट, जो 3 एडमिनिस्ट्रेशन है, ये अंडर द गवर्नर काम करेंगे। अब जो सुप्रीम हेड होता था इन चीजों का वो था जनरल गवर्नर, और इसी कैसे किया वारन हेस्टिंग्स। अब इसके बाद हम आएंगे 1772 की बात करेंगे, और यहाँ पे 2 कोर्ट्स थे, क्रिमिनल कोर्ट और दूसरा सिविल कोर्ट। अगर हम क्रिमिनल कोर्ट की बात करेंगे, फौजदारी अदालत, यहाँ पे कौन सी अदालत थी, दीवानी अदालत। यहाँ पे कौन से जज होते थे, काजी और मुफ्तीज। यहाँ पे जो लाज और मौलवीज प्लस पंडित होते थे। लेकिन जो फाइनल डिसीजन था यहाँ भी यूरोपियन कलेक्टर फाइनल डिसीजन में थे। और यहाँ पे सुपरविजन कोलेक्टा, यहाँ पे सुपरविजन कौन से थे, अंडर द कोलेक्टर। इनके अब रूल्स हो रहे थे, एडमिनिस्ट्रेशन तो बन गई थी, कोर्ट्स तो बन गए थे, लेकिन कोर्ट्स दे ऑल वर वर्क अंडर द कंपनी रूल। अब ये इनके पास था ही नहीं कुछ। अब हर एक चीज को प्रिसाइज किया जा रहा था गवर्नमेंट के द्वारा। मिस गवर्नमेंट उनको नजर आई आवाज में, उन्हें बोला हम उनको अपने अंडर ले लेते हैं। डायरेक्ट उन्होंने अपने अंडर लिया आवाज को। देन उस हिसाब से कंपनी चल रही थी। आप देखो कैसे कैसे मैनिफेस्टो थे ईस्ट इंडियन कंपनी, ब्रिटिश कंपनी के। तो अब यहाँ पे तो कुछ लॉज अलग हो रहे थे, यहाँ पे कुछ लॉज अलग। इनको यूनिफॉर्म करने के लिए उन्होंने 1775 में 11 पंडित्स को बुलाया, और फिर MP हॉलहेड ने इसको ट्रांसलेट इंग्लिश में, और 1778 में इन्होंने मुस्लिम लॉज को पढ़े, ठीक है ना, मुस्लिम लॉज को देखे। फिर 1773 रेगुलेटरी एक्ट के द्वारा इन्हें न्यू कोड जो है वो एस्टेब्लिश किया। तो ये समझ आ गया यहाँ पे। अब डिस्ट्रिक्ट का हेड होता था कलेक्टर। आज भी हम देखते हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर DC है ना, तो हेड होता था कलेक्टर। इसका काम क्या होता था, रेवेन्यू एंड टैक्सेस, मेंटेन लॉ, हेल्पिंग जज, यानी एक डिस्ट्रिक्ट उसके अंडर में आ जाता था, एक डिस्ट्रिक्ट उसके अंडर में आ जाता था। यहां तक क्लियर, यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब देखो अगर हम देखेंगे यहाँ पे कंपनी आर्मी की आर्मी जो थी, अगर हम मुगल दौर की बात करेंगे, यहाँ पे कैलवरी थी, यहाँ पे हॉर्सेस थे, यहाँ पे इन्फेंट्री थी, यहाँ पे अवध की बनारस की बात करेंगे, और प्रोफेशनल सोल्जर्स भी थे, या पैदल वो भी थे उनके पास आर्मी। लेकिन अब जब ये लड़ रहे थे किनके साथ, अफगानिस्तान के साथ, इजिप्ट के साथ, तो उनको लगा उनको इन्फेंट्री आर्मी की उस तरीके से जरूरत नहीं है। इन्होंने क्या किया, इनको ट्रेन किया, उनको सिकलर बनाया, उनको ड्रिल सिखाए, उनको डिसिप्लिन सिखाया, है ना, ड्रिल जैसे आज भी हम कहते हैं, ठीक है ना, मोटिव ऑफ MCC है ना, यूनिटी एंड डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन और ड्रिल सिखाया किसको, इन सोल्जर्स को। और फिर जब शिप्स डेवलपमेंट होने लगे और इनसे 3 हफ्ते जो थे 3 वीक्स रिड्यूस होने लगे। अब जो कंपनी वहां से 6 to 8 मंथ्स को लगते थे वहां से यहां तक आने के लिए कुछ चीजों को। अब क्या हुआ, अब इस चीज से क्या हुआ, अब कंपनी को भी फायदा आने लगा क्योंकि 3 हफ्ते रिड्यूस हुए इन शिप टेक्नोलॉजी से। 1857 की बात करेंगे, फिर 1857 में क्या हुआ वो हम आगे देखेंगे।
1857 में रिवोल्ट हुआ था, रिवोल्ट ऑफ 1857, रिवोल्ट ऑफ 1857, वो हम आगे इस पर भी चर्चा भी करेंगे। और 1757 में बैटल ऑफ प्लेसी हुई थी। 64 में फिर बैटल ऑफ बक्सर हुई थी। और रिवोल्ट ऑफ 1857 इसको हम आगे पढ़ेंगे। और अगर हम बात करेंगे 1857 की, 1857 जब ये रिवोल्ट हो जाता, उस टाइम 63% टेरिटरी उसके अंडर थी, डेट, और 78 पॉपुलेशन ईस्ट इंडियन कंपनी के अंडर थे। वो रेस्ट जो थे वो इनडायरेक्ट रूल कर रहे थे ये लोग। आप ये देखो कैसे फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, यहां से ये समझ में आ जाता है ट्रेड करने के बहाने इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने अंडर किया किसको, इंडिया को। हाँ, इसने क्या बनाए, अपने लॉज बनाए, अपने रूल्स बनाए, हाँ, सब्सिडरी अलायंस बनाया, खुद ही बनाया। और क्लेम ऑफ पेराउंस, डेकोरेन ऑफ लैब्स, ये सारा कुछ बनाया। ये इसलिए बनाया ताकि इंडिया को क्या कर सकते, अपना अंडर ले सकते थे। इन्होंने अब हम देखेंगे अलग अलग आगे देखेंगे, उन्होंने अपने बुक्स, इन्होंने फिर जो भी उनको लगे थी मिस गवर्नमेंट उन पर बैन लगाई, इन्होंने बुक्स को बंद किया, इन्होंने न्यूज पेपर्स पे बैन लगाई, इन्होंने पब्लिशर्स पे बैन लगाई, इन्होंने मूवमेंट्स पे बैन लगाई, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन फिर क्या हो जाता है, कुछ ऐसी जब गांधी आ जाता है यहाँ पे 1815 में, तो कुछ निजाम अलग सा बन जाता है। 1915 में तो कुछ निजाम अलग सा बन जाता है। फिर सत्याग्रह हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अब आपको इलेक्शन पसंद आया होगा। हम करेंगे स्टार्ट, इसको खत्म करने के बाद फिर ज्योग्राफी आ जाते हैं क्लास 6, 7, 8 और पॉलिटी में। फिर हम हिस्ट्री को 9, 10 की तरफ ले जाएंगे, जहां पे हम पढ़ेंगे कहानी, एक बहुत बढ़िया कहानी हम पढ़ेंगे। तब तक बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ।